अब ज्यादा देर नहीं माँ, आंख झपकते ही मोटर, गाड़ी, बंगला सब सामने खड़ा कर दूंगा। बॉलीवुड को एक बार फिर बड़ा झटका लगा। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। ये डायलॉग सुनते ही चेहरे पर मुस्कान और यादों में असरानी साहब की झलक आ जाती है। लेकिन आज वही हंसी के जादूगर, कॉमेडी के बादशाह अब हमारे बीच नहीं रहे। दीपावली की रोशनी के बीच बॉलीवुड पर छा गया है गहरा सन्नाटा, क्योंकि असरानी जैसे कलाकार सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। कौन थे वो? कैसे जयपुर का एक साधारण लड़का माया नगरी मुंबई में बन गया हंसी का बादशाह? क्यों उनके अंतिम संस्कार में नहीं दिखे बड़े बड़े सितारे? और असरानी साहब के जाने के बाद सबके मन में एक ही सवाल, उनके पीछे कितनी संपत्ति है और कौन बनेगा उनकी करोड़ों की संपत्ति का वारिस? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम याद करने वाले हैं उस शख्स को जिसने सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि हमारे दिलों में भी अमिट छाप छोड़ी है। आखिर क्यों हुआ सब कुछ इतना गुपचुप? कौन है उनकी पत्नी और कैसे पिंक सिटी का ये लड़का माया नगरी मुंबई तक पहुंचा? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं असरानी साहब की जिंदगी का वो सफर जो हंसी से शुरू हुआ और अमर यादों पर खत्म हुआ। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। शोले फिल्म का ये डायलॉग शायद ही कोई भूल पाया हो। इसी एक लाइन से असरानी ने बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके दिलों में अपनी जगह बना ली थी। हंसी के बेताज बादशाह, कॉमेडी के जादूगर गोवर्धन असरानी ने 84 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। 20 अक्टूबर की शाम जब पूरा देश दीपावली के रंगों में डूबा था, तभी बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि असरानी उन चंद सितारों में से थे जो सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। उनके जाने से अभिनेता से लेकर राजनेता तक सभी की आंखें नम हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि देते हुए कहा, फिल्म इंडस्ट्री को ऐसा झटका लगा है जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो पाएगी। बीते कुछ दिनों से असरानी साहब मुंबई के आरोग्य निधि अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें फेफड़ों की समस्या थी, लेकिन 30 अक्टूबर की शाम करीब 4 बजे उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका अंतिम संस्कार सांता क्रूज श्मशान घाट में हुआ, जहां परिवार और कुछ करीबी ही मौजूद थे। असल में असरानी साहब ने अपनी पत्नी से पहले ही कह दिया था कि उनकी विदाई में न कोई शोर शराबा हो, न भीड़। वो जैसे सादगी से जिए वैसे ही सादगी से विदा लेना चाहते थे। इसीलिए उनका अंतिम संस्कार पूरी शांति से कुछ चुनिंदा लोगों के बीच हुआ। मीडिया और सोशल मीडिया पर उनके पुराने किरदार फिर याद किए जाने लगे। लोगों के दिलों में उनके निभाए गए हंसी से भरे किरदार आज भी जिंदा हैं। कम लोग जानते हैं कि असरानी साहब का असली नाम गोवर्धन असरानी था। उनका जन्म 1941 में जयपुर में हुआ था। पिता ठाकुरदास जेठानंद असरानी जयपुर में कालीन और सर्दियों के कपड़ों का व्यापार करते थे। हालांकि असरानी परिवार मूल रूप से कराची, पाकिस्तान का था, लेकिन बंटवारे के समय वो भारत आ गए और गुलाबी नगरी जयपुर में बस गए। यहां उन्होंने शादी ब्याह का बिजनेस शुरू किया, जो काफी सफल रहा। परिवार को उम्मीद थी कि असरानी भी वही कारोबार संभालेंगे, मगर मध्यम वर्गीय सिंधी परिवार का ये होनहार लड़का कुछ और ही सोच चुका था। जयपुर के सेंट जेवियर्स स्कूल और फिर राजस्थान कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो जयपुर में बतौर वॉइस आर्टिस्ट काम किया। यहीं से उनकी आवाज और अदायगी लोगों को पसंद आने लगी। धीरे धीरे एक्टिंग का जुनून दिल में घर कर गया, लेकिन परिवार को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने असरानी को घर के बिजनेस में बिठा दिया, मगर असरानी कहां रुकने वाले थे। वो घर छोड़कर मुंबई आ गए। काफी संघर्ष किया, छोटे मोटे रोल मिले, लेकिन पहचान नहीं बन पाई। किसी ने सलाह दी कि पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का डिप्लोमा कर लो। उन्होंने ऐसा ही किया और 1964 में कोर्स पूरा कर फिर से मुंबई लौट आए। थोड़े बहुत काम मिलने लगे, लेकिन असली पहचान मिली सीमा फिल्म के एक गाने से। हालांकि परिवार को ये रास नहीं आया और वो असरानी को वापस जयपुर ले गए, लेकिन कुछ समय बाद असरानी ने उन्हें मना लिया और फिर मुंबई लौट आए, जहां से उनके असली करियर की शुरुआत हुई। उनका पहला बड़ा ब्रेक आया ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी 1971 से। लोगों को उनका कॉमिक टाइमिंग बेहद पसंद आया। इसके बाद अभिमान, चुपके चुपके, छोटी सी बात जैसी फिल्मों ने उन्हें एक अलग पहचान दी। लेकिन असरानी उस एक मौके का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें ऊंचाई पर पहुंचा दे।
और वो मौका आया साल 1975 में। वो साल जिसने गोवर्धन असरानी के करियर की दिशा हमेशा के लिए बदल दी, और यहीं से असरानी का सफर एक संघर्षरत कलाकार से चमकते सितारे तक पहुंच गया। उनका अनोखा कॉमिक अंदाज, छोटी हाइट, कड़क आवाज और शानदार डायलॉग डिलीवरी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। ये सब हुआ सिर्फ एक फिल्म शोले में बोले उनके मशहूर डायलॉग से, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। इस एक लाइन के साथ उनकी वह झटकेदार हंसी ने ऐसा जादू चलाया कि पूरा सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठा। फिल्म में भले ही अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और जया भादुरी जैसे दिग्गज थे, लेकिन असरानी अपने महज 9 मिनट के जेलर वाले रोल से ही सब पर भारी पड़ गए। उनका किरदार फिल्म की लाइमलाइट बन गया, और यही वो पल था जब उनके करियर ने रॉकेट की रफ्तार पकड़ ली। इसके बाद तो असरानी को एक के बाद एक फिल्में मिलने लगीं। वो जिस भी फिल्म में नजर आए, अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया। मेकर्स उनके लिए खास रोल लिखने लगे, इसीलिए उन्होंने अपने करियर में 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें पिया का घर, मेरे अपने, परिचय, बावर्ची, नमक हराम, तीसरी बात, रफू चक्कर, खून पसीना, 7 कैदी, संसार चक्र जैसी फिल्में शामिल हैं। उन्होंने सिर्फ कॉमेडी ही नहीं की, कोशिश और ली जैसी फिल्मों में नकारात्मक किरदार भी निभाए, लेकिन दर्शकों के दिलों में उनकी कॉमिक इमेज ही बस गई। फिर उन्होंने निर्देशन में भी हाथ आजमाया। बतौर डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म थी चला मुरारी हीरो बनने 1977। यह फिल्म उन नौजवानों पर आधारित थी जो 70 के दशक में फिल्मी दुनिया में नाम कमाने मुंबई पहुंचते थे। हालांकि शुरुआती दिनों में फिल्म को खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन बाद में युवाओं के बीच यह काफी लोकप्रिय हुई। इसके बाद उन्होंने सलाम, मेम साहब, हम नहीं सुधरेंगे, दिल ही तो है, उदाहरण जैसी फिल्में भी डायरेक्ट की। अपने 52 साल के करियर में असरानी न केवल शानदार एक्टर रहे, बल्कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के रूप में भी पहचान बनाई। उन्होंने अच्छी खासी संपत्ति भी बनाई। उन्हें आखिरी बार ड्रीम गर्ल फिल्म में देखा गया था, जिसके लिए उन्होंने करीब 45 लाख रुपए फीस ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असरानी प्रति फिल्म 45 से 50 लाख तक चार्ज करते थे, जबकि ब्रांड प्रमोशन के लिए 10 से 15 लाख लेते थे। कुल मिलाकर उन्होंने 48 से 50 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने पीछे छोड़ी है। मुंबई में उनका खुद का घर भी था, हालांकि वे हमेशा लाइमलाइट से दूर सादगी भरी जिंदगी जीना पसंद करते थे। दिलचस्प बात यह है कि असरानी की इस संपत्ति का कोई सीधा वारिस नहीं है, क्योंकि उन्हें संतान का सुख नसीब नहीं हुआ। उनकी पत्नी मंजू असरानी ही अब उनकी एकमात्र दावेदार हैं। मंजू पहले मंजू बंसल के नाम से जानी जाती थीं और खुद भी फिल्मों की दुनिया का जाना पहचाना चेहरा रही है। उनकी मुलाकात असरानी से आज की ताज़ा खबर और नमक हराम के सेट पर हुई थी, जहां पहली ही मुलाकात में दोनों के बीच गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। धीरे धीरे यह रिश्ता प्यार में बदला और शादी तक पहुंचा। परिवार और समाज की रजामंदी से दोनों ने विवाह किया और एक दूसरे का साथ जीवन भर निभाया। मंजू ने कबीला, उधार का सिंदूर, तपस्या, चांदी सोना जैसी कई फिल्मों में काम किया और बाद में निर्देशन में कदम रखा। 1990 में उन्होंने मां की ममता फिल्म को डायरेक्ट किया। हालांकि इस जोड़ी को कभी औलाद का सुख नहीं मिला, लेकिन दोनों ने एक दूसरे में ही अपना संसार ढूंढ लिया। आज असरानी साहब की संपत्ति की एकमात्र वारिस मंजू असरानी है। दिलचस्प बात यह भी है कि उनके जाने से पहले वो एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौटने वाले थे। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में असरानी ने बताया था कि वो प्रियदर्शन की फिल्म हैवान में अक्षय कुमार और सैफ अली खान के साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म की शूटिंग सितंबर में शुरू होने वाली थी। संभव है कि उनका हिस्सा पहले ही फिल्माया जा चुका हो। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में अक्षय कुमार की भूत बंगला फिल्म की शूटिंग भी पूरी की थी, इसलिए फैंस उन्हें एक बार फिर पर्दे पर देख पाएंगे और यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्या आप भी असरानी साहब को बड़े पर्दे पर फिर देखने का इंतजार कर रहे हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।